करुणा जी अपनी बालकोनी में उदास सी बैठी थी। लगातार नीचे खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। बच्चों की अठखेलियां उनका मन लुभा रही थी। उन बच्चों को उनकी मम्मियां संभाल रही थी। कोई बच्चा भाग रहा था, कोई माँ की गोद में नहीं आ रहा था, तो कोई माँ की गोद से उतर ही नहीं रहा था। कोई इधर से उधर उन्हें नचा रहा था। बच्चों की शरारतें और बचपन देखकर उन्हें अपने बेटों की याद आ गई। दोनों भी कुछ ऐसे ही थे। बड़ा वाला अमित गोद में ही नहीं आता था। जब से चलना सीखा था, खुद ही इधर उधर दौड़ जाता था। उसे लगता था कि मैं चलने लग गया हूँ तो अब मुझे माँ की गोद की जरूरत नहीं है। करुणा जी उसे गोद में लेने को तरस जाती थी। रात को जब वो सोता था तो उसे माँ की गोद चाहिए होती थी। अमित की 2.5 साल बाद छोटे बेटे विनीत का जन्म हुआ। विनीत अमित के बिल्कुल विपरीत था। वो उनकी गोद से उतरता ही नहीं था। हर समय वो गोद में चिपका रहता था। कभी कभी करुणा जी को घर का काम करना भी मुश्किल लगता था, और उस जमाने में काम वाली बाई भी घरों में ज्यादा नहीं आती थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पत्नियां ही घर पर रहकर ही घर और बच्चों को संभालती थी। इसी में उनका पूरा दिन निकल जाता था। अपने दोनों बेटों की परवरिश वो अपने पति राघव जी के साथ मिलकर कर रही थी। दोनों बेटे उनकी आंखों के तारे थे। अपने बेटों पर वो भरपूर प्यार दुलार लुटा रहे थे। राघव जी की सरकारी नौकरी थी। इतना तो कमा लेते थे कि घर परिवार अच्छे से चला सकें। साथ में अपने माता पिता को भी गांव में पैसे भेजते थे। उन्होंने क्या रखा था कि वो दोनों यहाँ आकर साथ में रहें, लेकिन उनके माता पिता को शहर की जिंदगी रास नहीं आती थी। वो बीमार भी रहते थे तो राघव जी को बार बार उन्हें संभालने गांव भी जाना होता था। जब वो गांव जाते थे तो पीछे से कोई ना कोई बेटा बीमार जरूर होता था। करुणा जी अकेले ही बेटे को लेकर अस्पताल जाती, उसका इलाज करवाती। कई बार तो वो खाना भी नहीं बना पाती थी, ब्रेड से काम चलाना होता था। राघव जी हर शनिवार और रविवार अधिकतर गांव अपने माता पिता के पास चले जाते थे। करुणा जी भी समझती थी कि उनके सास ससुर को अपने बेटे की जरूरत है, तो वो कभी टोकती नहीं थी। वो अपने दोनों बेटों को पूरा समय देती थी। उन्हें होमवर्क करवाना, घुमाने ले जाना, आइसक्रीम खिलाना, बालों को कटवाना, नए कपड़े दिलाना हो या कई छोटे बड़े काम वो खुद किया करती थी। उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। राघव जी अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद देते थे कि वो उनकी तकलीफ समझती है और कभी उलाहना नहीं देती थी। करुणा जी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने के साथ ही समझदार माँ भी थी। दोनों बेटों को खुद ही पढ़ाती थी और होमवर्क भी करवाती थी। परीक्षाओं के समय उनके साथ रात भर जागती थी, क्योंकि उन्हें भी किताबें पढ़ना पसंद था। साथ ही इससे बेटों को भी पढ़ने का उत्साह मिलता था कि पापा ना सही, मम्मी तो हमारा ध्यान रखती हैं। अपनी माँ से प्रेरित होकर दोनों अच्छे से पढ़ाई करते थे और हर साल अच्छे अंकों से पास होते थे। अब बड़ा बेटा अमित 10वीं की परीक्षाएं दे चुका था और आईआईटी की तैयारी में जुट गया था। 2 साल बाद उसके आईआईटी के पेपर होने वाले थे कि राघव जी के पिताजी का देहांत हो गया। उसमें करुणा जी नहीं गई, क्योंकि वो अपने बेटे को पेपर दिलवाना चाहती थी। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। सभी रिश्तेदारों ने बातें बनाई, पर उन्हें लगा था कि अगर वह परीक्षाएं नहीं दिलाएंगी तो अमित की 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। परीक्षाओं के बाद वो दोनों बेटों को लेकर गांव चली गई। सभी रिश्तेदारों ने बातें बनाई, पर राघव जी और उनकी सास को हालात पता थे, तो उन्होंने समझाया कि रिश्तेदारों की बातों को मन से ना लगाए। गांव में अब उनकी सास अकेले रह गई थी, तो वह सब उन्हें मनाकर अपने साथ में शहर लेकर आ गए। शहर में उनका मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे वो शहर में रहने की आदी हो गई थी। अमित का परीक्षा परिणाम आया और उसका चयन हो गया। अब उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना था। अमित को उसके कॉलेज में एडमिशन करवा के राघव जी वापस आ गए। अब बेटा महंगे कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसको हर महीने खर्चा भी भेजना होता था और छोटे वाले को भी आगे पढ़ाना था। तो करुणा जी ने घर में ही ट्यूशन क्लासेस खोल ली, ताकि वो परिवार में आर्थिक सहयोग कर सके। अब दोनों पति पत्नी ने दिन रात एक कर दिए। 2 साल बाद विनीत भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। अब दोनों का खर्च उड़ाना भारी पड़ रहा था, तो उन्होंने बच्चों के कमरों को पीजी में बदल दिया। इससे आमदनी होने लगी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन उसके लिए राघव जी और करुणा जी ने बहुत तपस्या की थी। ट्यूशन और पीजी के साथ करुणा जी को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। उन्होंने वो भी बेच दिए। सब उनकी किस्मत की सराहना करते थे कि 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है।
करुणा जी तो बुढ़ापे में बहुओं और पोते पोतियों से घिरी हुई रहेगी। उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा होगा। दो काबिल बेटे राघव जी और करुणा जी का बुढ़ापा सुधार देंगे। अमित की नौकरी लग चुकी थी और रिश्ते आने लगे थे। अच्छी नौकरी थी तो अमीर घराने से बहुत रिश्ते आ रहे थे। करुणा जी और राघव जी को अमित के लिए रचना बहुत पसंद आई थी। दोनों की सगाई हो गई। अमित और रचना में जब भी बातचीत होती थी तो रचना यही कहती थी, आपने विदेश में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं की? वहां तो आपको बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल जाएगी। वहां आज़ादी भी है और बहुत सारा पैसा भी है। रचना, मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, तो मैं यहीं पर उनके साथ में रहना चाहता हूँ। मैं विदेश नहीं जाना चाहता। पर रचना का सपना था कि वो इतने अच्छे पढ़े लिखे पति को विदेश ले जाकर ही मानेगी। रचना और अमित की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर रचना रोज अमित को किसी न किसी बहाने विदेश में सपने दिखाती थी। एक बार कोशिश तो करो। काफी समय तक तो अमित मना करता रहा, परंतु जब रचना बार बार जिद करती रही तो अमित ने आवेदन कर दिया और उसे बहुत अच्छी पैकेज पर नौकरी भी मिल गई। एक दो साल चलकर देखते हैं, जल्दी ही हम वापस आ जाएंगे। रचना ने जोर डाला तो अमित ने कहा कि फिर मम्मी पापा के पास कौन रहेगा? मम्मी पापा के पास विनीत भैया है, हम एक दो साल में वापस आ जाएंगे। अमित विदेश जाने को तैयार हो जाता है। अमित और रचना ने घर में इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अमित करुणा जी के पास आता है और कहता है, मम्मी, मेरी विदेश में जॉब लग गई है। बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा है। मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? करुणा जी कहती हैं कि बेटा, यहाँ भी तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, फिर तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? बेटा, अगर तुम चले गए तो हम अकेले हो जाएंगे। विनीत भी अभी पढ़ाई के कारण ज्यादातर बाहर ही रहता है। अब तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम रचना को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तो अमित कहता है कि मम्मी, रचना भी मेरे साथ ही जा रही है। कंपनी मुझे रहने के लिए घर भी दे रही है और गाड़ी भी दे रही है, तो मुझे वहां कोई परेशानी नहीं होगी। 2-4 साल काम करके मैं फिर से भारत आ जाऊंगा। बेटे की बात सुनकर करुणा जी अवाक रह जाती हैं और कहती हैं, बेटा, जब तुमने सब कुछ देख कर ही लिया है तो फिर हमसे पूछने की जरूरत क्या है? जाओ, अपने जाने की तैयारी करो। ये कहकर करुणा जी अपने काम में लग जाती हैं। करुणा जी राघव जी को भी अमित और रचना के विदेश जाने के बारे में बता देती हैं। राघव जी कुछ नहीं कहते, चुप्पी साध लेते हैं। अमित और रचना अपने जाने की तैयारी में लग जाते हैं और 1 महीने बाद दोनों विदेश के लिए निकल जाते हैं। दोनों के जाने के बाद घर एकदम सूना सूना हो जाता है। समय गुजरता चला जाता है और अब छोटे भाई विनीत की भी नौकरी लग जाती है। अब करुणा जी विनीत के लिए लड़की तलाश करने लगती हैं, परंतु विनीत अपने साथ पढ़ने वाली अपने दोस्त रुचि से प्यार करता है। जब करुणा जी और राघव जी को पता चलता है कि विनीत रुचि से शादी करना चाहता है तो वे दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। विनीत और रुचि की शादी भी हो जाती है। विनीत और रुचि की सोच भी बहुत मिलती थी। दोनों की शादी में विदेश से अमित और रचना आए थे। रचना बार बार विदेशी जीवन का इतना अच्छा बखान करती थी कि रुचि भी अब विनीत पर जोर डालने लगी थी कि आप भी विदेश में नौकरी के लिए आवेदन क्यों नहीं करते हो? और रुचि भैया भाभी पहले ही मम्मी पापा दादी को छोड़कर चले गए हैं, फिर मैं भी चला जाऊंगा तो ये लोग तो अकेले हो जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे? विनीत, तुम्हारे मम्मी पापा अभी स्वस्थ हैं, अपना काम खुद करते हैं। हम भी 2-4 साल अपनी जिंदगी जीकर आ जाएंगे। जब भैया भाभी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कुछ तो हम भी वहां का जीवन जिए। रुचि के दबाव में आकर विनीत भी विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर देता है। जल्दी ही उसे भी एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। वह करुणा जी के पास आता है और कहता है, मम्मी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है, मैं 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ। करुणा जी अचंभित हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, तेरा भाई तो पहले ही चला गया है, अब तू भी हमें छोड़कर जा रहा है। इस पर विनीत कहता है कि मम्मी, बस मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ, 2 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगा। करुणा जी उदास स्वर में कहती हैं, और रुचि भी तुम्हारे साथ ही जा रही होगी? जी मम्मी जी। तो बेटा, जब तुमने सब कुछ देख कर ही लिया है तो फिर हमसे पूछने की जरूरत ही क्या है? जाओ, जाकर अपनी तैयारी करो। करुणा जी अपने बिस्तर से उठती हैं और अपनी अलमारी खोलकर उसमें कपड़े लगाने का दिखावा करने लगती हैं। विनीत कमरे से बाहर चला जाता है। उसके कमरे से बाहर जाते ही वे फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी राघव जी कमरे में आते हैं और अपनी प्यारी पत्नी को रोते हुए देखकर उनसे पूछते हैं तो करुणा जी उन्हें सारी बात बता देती हैं।
सारी बात जानने के बाद राघव जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, परंतु वे अपने आंसू छुपाते हुए करुणा जी को चुप करते हैं और कहते हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पास मैं जो हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अगर जा रहे हैं तो जाने दो, अपना भविष्य बनाने दो। राघव जी के समझाने के बाद करुणा जी चुप हो जाती हैं, परंतु उनके दिल को गहरी चोट लगी थी और वे जानती थी कि ऊपर से तो राघव जी सही होने का दिखावा कर रहे हैं, परंतु हृदय में उनकी भी चोट लगी है। विनीत और रुचि भी अपने जाने की तैयारी करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही वे दोनों भी बाहर चले जाते हैं। वो लोग दुखी मन से छोटे बेटे बहू को विदा करते हैं। अब घर में राघव जी, उनकी मम्मी और करुणा जी ही रह जाते हैं। घर बिल्कुल वीरान सा हो जाता है। जब राघव जी कुछ सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं तो घर में बस करुणा जी और उनकी सास रह जाती हैं। करुणा जी अपनी सास की बड़ी सेवा करती थी और उनके आराम और खान पान का पूरा ख्याल रखती थी। राघव जी भी अपनी माँ के लिए बहुत करते थे। उनके पैरों की रोज मालिश करते थे, उन्हें खुद दवाई देते थे, अपने हाथों से खाना खिलाते थे। एक रात उनकी माँ सोई तो सुबह उठी ही नहीं। भारी मन से उन्होंने माँ को विदाई दी। दोनों बेटों को फोन किया पर दोनों ही नहीं आए। पापा, विदेश से आना इतना आसान नहीं है और साथ में आने जाने का किराया भी लगता है। अमित ने कहकर फोन रख दिया। पापा, मैं आ जाता पर आकर क्या करूंगा? अब तो दादी रही नहीं, जो क्रियाक्रम करना था वो आपने कर ही दिए हैं। मैं दादी को यहीं से श्रद्धांजलि दे दूंगा, विनीत ने भी कह दिया। अब करुणा जी और राघव जी को महसूस होने लगा था कि उनके बेटे उनसे दूर चले गए हैं। उनके विदेश से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े बेटे अमित ने वहीं घर ले लिया तो छोटा बेटा विनीत भी वहीं का हो गया था। हफ्ते 10 दिन में वो फोन पर बात कर लिया करते थे। कभी आने को नहीं कहते थे और ना ही दोनों पैसे भेजते थे। अब तो दोनों बेटे विदेशी धरती पर रच बस गए थे। जब रचना गर्भवती हुई तो करुणा जी ने अमित को इतना बोला कि वो बहू को डिलीवरी के लिए यहाँ ले आए। पर अमित ने कहा, मम्मी, हमें अब यहीं रहना है, डिलीवरी यहीं पर होगी तो इस देश की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, वरना बाद में बच्चों को परेशानी होगी। बेटा तो कुछ साल के लिए गया था पर अब वहीं का होकर रह गया है। ठीक है, जैसे भी रहे, जहां भी रहे, बस खुश रहे, हमें और क्या चाहिए? अमित ने पलटकर कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद करुणा जी फूट फूट कर रोने लगी। राघव जी ने समझाया, बच्चों की अपनी जिंदगी है, हम दखल देने वाले होते कौन है? राघव जी उन्हें समझा देते थे पर मन में उन्हें भी तो चोट लगी थी। वो भी बच्चों के साथ रहना चाहते थे। उनकी दिल की पीड़ा उन्हें ही दर्द देने लगी थी। राघव जी हर समय उदास रहते थे। सारा जीवन तो उन्होंने काम में और भागा दौड़ी में निकाल दिया था। सोचा था रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ अच्छे से वक्त बिताऊंगा, तो बच्चे शादी होते ही छोड़कर चले गए। कर्णो जी के सामने तो वह ऐसा दिखावा करते थे कि वे बहुत मजबूत हैं, परंतु अंदर से वे बहुत कमजोर हो गए थे। अंदर ही अंदर वे दिल पर सदमा ले रहे थे। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दोनों बेटे दौड़े चले आए। करुणा जी उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। 15 दिनों तक सब काम हो गया। बेटों ने कहा कि वो उन दोनों के साथ विदेश चले। अब यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? तुम दोनों विदेश छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब तो बहुत पैसा कमा लिया है, नौकरी तो तुम्हें भारत में भी मिल जाएगी। यहाँ भी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जिंदगी यहाँ भी जी जा सकती है। मेरा तो यही कहना है कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। मैं भी अपनी बहुएं और पोते पोतियों का सुख उठा लूंगी। अपना बुढ़ापा तुम सबके साथ में बिता लूंगी। अपनी मम्मी की बातें सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अमित बोलता है, मम्मी, जब दादा दादी गांव में थे तो पापा भी गांव में जाकर तो नहीं रहने लग गए थे। नौकरी तो उन्होंने शहर में ही की थी। दादी जी भी तो दादाजी के जाने के बाद शहर रहने आई थी। हम सब गांव में जाकर तो रहने नहीं लग गए थे। हाँ मम्मी, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। हम भी अपनी विदेश की नौकरी छोड़कर यहाँ एकदम से आकर नहीं रह सकते हैं। पापा जैसे गांव में नहीं रह पाए थे वैसे ही हम भारत में आकर अब नहीं रह पाएंगे। विनीत ने अमित का साथ दिया। हाँ बेटा, तुम दोनों के पापा गांव में जाकर नहीं रह पाए थे, इसलिए हर शनिवार और रविवार वहां जाते थे। पर जो नौकरी वो शहर में करते थे, अगर वही नौकरी गांव में होती तो जरूर हम सब वहां जाकर रह लेते। पर घर चलाना भी तो जरूरी था। तेरे पापा अपनी इतनी सी नौकरी में 2 घर चलाते थे।
शहर में हम रहते थे और गांव में अपने मम्मी पापा को पैसे भेजते थे। तुमने अपने पापा का दोष बता दिया पर उनके गुणों पर कभी अमल नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी संभाला और माता पिता की भी बहुत सेवा की थी। उन्होंने सेवा भी की थी और पैसे भी भेजते थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पालने के लिए अपना जीवन तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिया और तुम आज अपने पापा को ऐसी बातें कहकर ये सम्मान दे रहे हो। आज तुम जो कुछ भी हो अपने पापा की वजह से हो। तुम दोनों के जाने का सदमा ही उन्हें लेकर चला गया। तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब तुम मुझे मेरे पति की यादों से भी अलग करना चाहते हो। तुम दोनों की कंपनी तो भारत में भी है पर तुम दोनों की पत्नियां यहाँ आकर रहना ही नहीं चाहती हैं। मैं भी वहां आकर तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती। दादी जी अपने ही देश में थी। मैं तुम दोनों की तरह अपना देश छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यहीं पर जन्मी हूँ तो इसी मिट्टी में ही मिल जाऊंगी। तुम लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अकेले तेरे पापा की यादों के सहारे रह लूंगी। करुणा जी साथ जाने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं तुम्हें 1 रुपया भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पति की पेंशन मिलती है। दोनों बेटे बहू छोड़कर चले जाते हैं। करुणा जी दूर तक उन्हें देखती रहती हैं। उन्हें ये बात याद आती है कि लोग कहते थे तुम तो किस्मत वाली हो, 2 बेटे हैं, बहुए और पोते पोतियों के साथ सुख से रहोगी। और आज वो इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। दैनिक काम निपटाने के बाद बालकनी में आकर बच्चों को खेलते देखती रहती हैं। अपने बेटों का बचपन याद करती हैं। अपने पोते पोतियों को तो वो कभी खिला नहीं पाई। अतीत से बाहर वो वर्तमान में आ जाती हैं और बच्चों को देखकर उनके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। जीवन का कुछ पता नहीं है। यह हमारी सोच के विपरीत ही होता है। लोग बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं कि वो हमारे साथ बुढ़ापे में रहेंगे, पर बच्चे विदेश चले जाते हैं। माता पिता विदेश नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे विदेश से आना नहीं चाहते हैं। इसलिए सबको अकेले ही परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।